नमस्कार, मैं हूं मनोज मुंतशिर। आज बहुत दिनों बाद मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूं, या फिर ये कह लीजिए कल्पना का वो रेखा चित्र खींचने वाला हूं जो सच्चाई से भी ज्यादा सच्चा है। ये कहानी है एक जमीन की। अब जमीन की परिभाषा सबके लिए अलग अलग होती है। जमीन किसी के लिए जायदाद है, प्रॉपर्टी है, किसी के लिए सिक्योरिटी है, किसी के लिए विरासत है और किसी के लिए व्यापार है। लेकिन एक किसान के लिए जमीन उसकी मां है, उसका अभिमान है, उसके पुरखों की नाक है, जीते जी उसका गुरूर है और मरने के बाद उसकी अंतिम शरण स्थली है। जिया जब तक मैं सूरज बन के चमका आसमानों में, कभी जब शाम आएगी तो फिर ढल जाऊंगा मैं भी। कई घर बदले जीते जी मगर घर आखिरी तय है, जहां पुरखे जले मेरे वहीं जल जाऊंगा मैं भी। इस कहानी का नाम है बलिदान। ये श्री प्रेमचंद की अमर कृति है। लेकिन दुख यही है कि हम मुंशी प्रेमचंद को सिर्फ सिलेबस में पढ़ते हैं, परीक्षा पास करने के लिए पढ़ते हैं। हमारे यहाँ या तो पढ़ने लिखने की परंपरा ही खत्म हो चुकी है, या फिर ऐसे इंटेलेक्चुअल पाठक हैं जो शेक्सपियर, गोरकी, ऑस्कर वाइल्ड से शुरू होते हैं और व्लादिमीर नाबोको, कॉल्सन व्हाइटहेड, डोनाल्ड टार्ट, जेडी स्मिथ पर आते आते खत्म हो जाते हैं। जो इंपोर्टेड है वही अच्छा है। इस कॉलोनियल सोच से मुक्त होना है तो एक बार मुंशी प्रेमचंद को पढ़िए। उनके किरदार बस दो चार लाइनों तक ही उनके रहते हैं, फिर आपके हो जाते हैं। गोदान पढ़िए, होरी, धनिया, कफन में माधव, घीसू, बुधिया, ईदगाह का हामिद, पूस की रात में हल्कू, बड़े भाई साहब के बड़े भाई साहब। ये किरदार एक बार आपने अपनी आंखों से छू लिए तो हमेशा के लिए आपके साथ रह जाएंगे। जिन कहानियों का मैंने अभी जिक्र किया वो सब मैं इसी चैनल पर पढ़ चुका हूं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, आज बलिदान सुनने के बाद बाकी कहानियां भी जरूर सुनिए। आपको गर्व होगा कि ऐसा शब्दकार आपके देश में जन्मा जिसने मानवीय संवेदनाओं को लिखने के लिए अपनी कलम स्याही में नहीं, आत्मा के रक्त में डुबो दी। आजकल देश में पश्चिमी अवार्ड्स की लहर है। जिसे बुकर या पुलित्जर मिल गया वो बड़ा राइटर, और मुंशी प्रेमचंद जैसे शब्द साधक कुछ नहीं। जबकि सच ये है कि मुंशी जी का बड़प्पन नापने वाला फीता कोई विदेशी फैक्ट्री आज तक बना ही नहीं पाई। आज मैं आपको बलिदान सुनाऊंगा। एक डर मुझे हमेशा रहता है कि मुंशी जी की बनाई हुई दुनिया से, उनके खींचे हुए रेखा चित्र से आप क्यों जुड़ेंगे। ईश्वर की कृपा से आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जो उन अभावों से, उन परिस्थितियों से नहीं गुजरे जिनसे इस कहानी का मुख्य पात्र गिरधारी गुजरता है। लेकिन फिर भी मैं ये कहानी सुनाने की हिम्मत कर रहा हूं, क्योंकि कहानी लिखने की तरह कहानी सुनना भी एक कला है। मुझे विश्वास है ये कला आप अपने अंदर जगाएंगे और इस कहानी को गिरधारी बन के सुनेंगे। मनुष्य की आर्थिक अवस्था का सबसे
रूप में देखा है तो हमारे मन में यही है कि लाला, सेठ, साहूकार खलनायक होते हैं, देवी के उपासक, माथे पर तिलक, दिन में 2 बार मंदिर जाते हैं लेकिन गरीबों का खून चूसते हैं। ये षड्यंत्र सिनेमा का बुना हुआ है जहां विलेन हमेशा ऊंची जाति का होता था, सवर्ण, और गांव के सबसे अच्छे आदमी खान चाचा हुआ करते थे। विषय सिर्फ इतना है कि ये स्टीरियोटाइप समाज को बहुत अंदर तक तोड़ गया है, बहुत अंदर तक बांट गया है, खोखला कर गया है और बेवजह आपस की रंजिश बढ़ा गया है। इस बारे में फिर कभी विस्तार से बात करेंगे। अभी तो बस ये समझ लीजिए कि भारतीय कथा लेखन के युग पुरुष ने ना तो साहूकार को बहुत ज्यादा बुरा आदमी बताया है, ना बहुत ज्यादा अच्छा, होलियर देन द काउ। बस उसे आदमी बताया गया है, साधारण आदमी, मेरे और आप जैसा। जब गिरधारी क्रिया कर्म से निवृत्त हो गया और लाला ओंकारनाथ ने उससे पूछा, खेती के बारे में क्या कहते हो? गिरधारी ने रोकर कहा, सरकार, इन्हीं खेतों का ही तो आसरा है, जोतूंगा नहीं तो क्या करूंगा? ओंकारनाथ बोले, नहीं, जरूर जोतो, खेत तुम्हारे ही हैं, मैं तुमसे छोड़ने को नहीं कहता। हरखू ने उसे 20 साल तक जोता, उन पर तुम्हारा हक है, लेकिन तुम देखते हो अब जमीन की दर कितनी बढ़ गई है। तुम 8 रुपए बीघे पर जोतते थे, मुझे 10 रुपए मिल रहे हैं और नजराने के 100 अलग। तुम्हारे साथ रियायत करके लगान वही रखता हूं, 8 रुपए, पर नजराने के रुपए तुम्हें देने पड़ेंगे। गिरधारी ने कहा, सरकार, मेरे घर में तो इस समय रोटियों का भी ठिकाना नहीं है, इतने रुपए कहां से लाऊंगा? जो कुछ जमा जथा थी दादा के काम में उठ गई, अनाज खलिहान में है, लेकिन दादा के बीमार हो जाने से उपज भी अच्छी नहीं हुई, रुपए कहां से लाऊं? ओंकारनाथ ने कहा, यह सच है, लेकिन मैं इससे ज्यादा रियायत नहीं कर सकता। गिरधारी, नहीं सरकार, ऐसा ना कहिए, नहीं तो हम बिना मारे मर जाएंगे। आप बड़े होकर कहते हैं तो मैं बैल बछिया बेचकर 50 रुपया ला सकता हूं, इससे ज्यादा की हिम्मत मेरी नहीं पड़ती। ओंकारनाथ चिढ़कर बोले, तुम समझते होगे कि हम ये रुपए लेकर अपने घर में रख लेते हैं और चैन की बंसी बजाते हैं, लेकिन हमारे ऊपर जो कुछ गुजरती है हम ही जानते हैं। कहीं ये चंदा, कहीं वो चंदा, कहीं ये नजर, कहीं वो नजर, कहीं ये इनाम, कहीं वो इनाम, इनके मारे कचूमर निकल आता है। उस पर कभी कानून गो आ गए, कभी तहसीलदार, कभी डिप्टी साहब का लश्कर आ गया, सब मेरे ही मेहमान होते हैं। अगर ना करूं तो नक्कू बनूं और सबकी आंखों में कांटा बन जाऊं। साल में 1000-1200 तो इसी रसद खुराक के लिए देने पड़ते हैं, ये सब कहां से आए? बस यही जी चाहता है कि सब कुछ छोड़कर चला जाऊं, लेकिन हमें परमात्मा ने इसीलिए बनाया है कि एक से रुपया सता कर लें और दूसरे को रो रो कर दें, यही हमारा काम है। तुम्हारे साथ इतनी रियायत कर रहा हूं, मगर तुम इतनी रियायत पर भी खुश नहीं होते तो हरी इच्छा नजराने के पैसे में 1 पैसे की भी रियायत ना होगी। अगर 1 हफ्ते के अंदर रुपए दाखिल करोगे तो खेत जोतने पाओगे, नहीं तो नहीं, मैं कोई दूसरा प्रबंध कर लूंगा। गिरधारी उदास और निराश होकर घर आया। 100 रुपए का प्रबंध करना उसके काबू के बाहर था। सोचने लगा, अगर दोनों बैल बेच दूं तो खेत लेकर ही क्या करूंगा, और घर बेचूं तो यहां लेने वाला कौन है? और फिर बाप दादों का नाम डूबता है। 4-5 पेड़ हैं, लेकिन उन्हें बेचकर 25 रुपए या 30 रुपए से अधिक ना मिलेंगे। उधार लूं तो देता कौन है? अभी बनिए के 50 रुपए सिर पर चढ़े हैं, वो 1 पैसा नहीं देगा। घर में गहने भी नहीं है, नहीं तो उन्हीं को बेच देता। ले देकर एक हंसुली बनवाई थी, वो भी बनिए के घर पड़ी हुई है। साल भर हो गया, छुड़ाने की नौबत नहीं आई। गिरधारी और उसकी स्त्री सुभागी दोनों ही इसी चिंता में पड़े रहते, लेकिन कोई उपाय न सूझता था। गिरधारी को खाना पीना अच्छा न लगता, रातों को नींद न आती। खेतों के निकलने का ध्यान आते ही उसके हृदय में हूक सी उठने लगती। हाय, वो भूमि जिसे हमने वर्षों जोता, जिसे खाद से पाटा, जिसमें मेड़े रखी, जिसकी मेड़े बनाई, उसका मजा अब कोई दूसरा उठाएगा। वो खेत गिरधारी के जीवन का अंश हो गए थे। उनकी एक एक अंगुल भूमि उसके रक्त में रंगी हुई थी, उसका एक एक परमाणु उसके पसीने से तर था। उन खेतों के नाम उसकी जुबान पर उसी तरह आते थे जिस तरह अपने तीनों बच्चों के। कोई 2400 था, कोई 2200 था, कोई नाल बेला, कोई तलैया वाला। इन नामों के स्मरण होते ही खेतों का चित्र उसकी आंखों के सामने खिंच जाता था। वो इन खेतों की चर्चा इस तरह करता मानो वो सजीव हों, उसके भले बुरे के साथी हों, उसके मित्र हों, उसके दोस्त हों। उसके जीवन की सारी आशाएं, सारी इच्छाएं, सारे मंसूबे, सारी मिठाइयां, सारे हवाई किले इन्हीं खेतों पर अवलंबित थे, इन्हीं खेतों पर टिके हुए थे। इनके बिना वो जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकता था, और वही सब हाथ से निकले जाते हैं। वो घबरा कर घर से निकल जाता और घंटों खेतों की मेड़ों पर बैठा हुआ रोता रहता, मानो उनसे विदा हो रहा हो।
इस तरह एक सप्ताह बीत गया और गिरधारी रुपए का कोई बंदोबस्त ना कर सका। 8वें दिन उसे मालूम हुआ कि कालिका दीन ने 100 रुपए नजराना देकर 10 रुपए बीघे पर खेत ले लिए। गिरधारी ने एक ठंडी सांस ली। एक क्षण के बाद वो अपने दादा का नाम लेकर बिलक बिलक कर रोने लगा। उस दिन घर में चूल्हा नहीं जला, ऐसा मालूम होता था मानो हरखू आज ही मरा है। गिरधारी अपने द्वार पर बैठा हुआ सोचता, अब मेरा क्या हाल होगा, ये जीवन कैसे कटेगा, ये लड़के किसके द्वार पर जाएंगे। मजदूरी का विचार आते ही उसका हृदय व्याकुल हो जाता। इतने दिनों तक स्वाधीनता और सम्मान का सुख भोगने के बाद अधम चाकरी की शरण लेने के बदले वो मर जाना अच्छा समझता था। वो अब तक गृहस्थ था, उसकी गणना गांव के भले लोगों में थी, उसे गांव के मामले में बोलने का अधिकार था। उसके घर में धन न था पर मान था। नाई, कुम्हार, पुरोहित, भाट, चौकीदार ये सब उसका मुंह ताकते थे। अब वो मर्यादा कहां, अब कौन उसकी बात पूछेगा, कौन उसके द्वार आएगा। अब उसे किसी के बराबर बैठने का, किसी के बीच में बोलने का हक नहीं रहा। अब उसे पेट के लिए दूसरों की गुलामी करनी पड़ेगी। अब पहर रात रहे, कौन बैलों को नान में लगाएगा। वो दिन अब कहां जब गीत गा गा कर हल चलाता था, चोटी का पसीना एड़ी तक आता था पर जरा भी थकावट ना आती थी। अपने लहलहाते हुए खेत देखकर वो फूला नहीं समाता था। खलिहान में अनाज का ढेर सामने रखे हुए अपने को राजा समझता था। अब अनाज के टोकरे भर भर कर कौन लाएगा। अब खेती कहां, बखार कहां, कटाई कहां, फसल कहां। यही सोचते सोचते गिरधारी की आंखों से आंसू की झड़ी लग जाती थी। गांव के 2-4 लोग जो कालिका दीन से जलते थे कभी कभी गिरधारी को तसल्ली देने आया करते थे, पर वो उनसे भी खुलकर ना बोलता। उसे मालूम होता था कि मैं सबकी नजरों में गिर चुका हूं। अगर कोई समझाता था कि तुमने क्रिया कर्म में व्यर्थ इतने रुपए उड़ा दिए तो उसे बहुत दुख होता। वो अपने इस काम पर जरा भी नहीं पछताता। मेरे भाग्य में जो कुछ लिखा है वो होगा, पर दादा के ऋण से तो वो ऋण हो गया। उन्होंने अपनी जिंदगी में 4 को खिलाकर खाया, क्या मरने के पीछे उन्हें पिंडे पानी को तरसा था। ये है हमारे देश में पिता के लिए पुत्र का कर्तव्य। कोई इसे आडंबर कह सकता है, लेकिन इसके पीछे पितृ ऋण चुकाने की जो गहरी भावना है वो आप जरूर समझ रहे होंगे। इस प्रकार 3 मास बीत गए और आषाढ़ आ गया। आषाढ़ यानी जून जुलाई का महीना। आकाश में घटाएं आईं, पानी गिरा, किसान हल जुए ठीक करने लगे, बढ़ई हलों की मरम्मत करने लगा। गिरधारी पागल की तरह कभी घर के भीतर जाता, कभी बाहर जाता, अपने हलों को निकाल कर देखता, इसकी मुठिया टूट गई है, इसकी फाल ढीली हो गई है, जुए में सैला नहीं है। देखते देखते वो एक क्षण अपने आप को भूल गया। दौड़ा हुआ बढ़ई के यहां गया और बोला, रज्जू मेरे हल भी बिगड़े हुए हैं, चलो बना दो। रज्जू ने उसकी ओर करुण भाव से देखा और अपना काम करने लगा। गिरधारी को होश आ गया, नींद से चौंक पड़ा, ग्लानि से उसका सिर झुक गया, आंखें भर आईं, चुपचाप घर चला गया। उसे याद आ गया कि अब उसके पास वो जमीन है ही नहीं जिसे जोतने के लिए वो हल ठीक करवाने आया है। गांव में चारों ओर हलचल मची हुई थी। कोई सन के बीज खोजता फिरता था, कोई जमींदार की चौपाल से धान के बीज लिए आता था, कहीं सलाह होती थी किस खेत में क्या बोना चाहिए। गिरधारी ये बातें सुनता और जलहीन मछली की तरह तड़प उठता। एक दिन संध्या के समय गिरधारी खड़ा अपने बैलों को सहला रहा था कि मंगल सिंह आए और इधर उधर की बातें करके बोले, बैलों को बांध कर कब तक खिलाओगे, खेत तो रहे नहीं, तो बैलों को निकाल क्यों नहीं देते। गिरधारी ने मलिन भाव से कहा, हाँ कोई ग्राहक आए तो निकाल दूं। मंगल सिंह ने कहा, एक ग्राहक तो हम ही हैं, हम ही को दे दो। गिरधारी अभी कुछ उत्तर न देने पाया था कि तुलसी बनिया आ गया और गरज कर बोला, गिरधारी तुम्हें रुपए देने हैं कि नहीं देने, वैसा कहो। 3 महीने से हीला हवाला करते आ रहे हो, अब कौन सी खेती करते हो तुम कि तुम्हारी फसल के भरोसे बैठे रहें। गिरधारी ने दीनता से कहा, साहू जैसे इतने दिनों माने हो आज और मान जाओ, कल तुम्हारी एक एक कौड़ी चुका देंगे। तुलसी भुनभुनाता हुआ चला गया। तब गिरधारी मंगल सिंह से बोला, तुम ले लो मेरे बैल, तो घर के घर में ही रह जाएं, कभी कभी आंख भर के देख तो लिया करूंगा। मंगल सिंह, मुझे अभी तो ऐसा कोई काम नहीं है, लेकिन घर पर सलाह करूंगा। गिरधारी, ले लो ना, मुझे तुलसी के रुपए देने हैं, नहीं तो खिलाने को भूसा तो है ही मेरे पास। मंगल सिंह, ये बड़ा बदमाश है, कहीं नालिश ना कर दे। नालिश यानी मुकदमा, कोर्ट केस। सीधा साधा गिरधारी धमकी में आ गया।
कार्यकुशल मंगल सिंह को सस्ता सौदा करने का अच्छा अवसर मिला। 80 रुपए जोड़ी के बैल 60 रुपए में ठीक कर लिए। गिरधारी ने अब तक बैलों को न जाने किस आशा से बांधकर खिलाया था। आज आशा का वो कल्पित सूत्र भी टूट गया। मंगल सिंह गिरधारी की खाट पर बैठे रुपए गिन रहे थे और गिरधारी बैलों के पास विषादमय नेत्रों से उनके मुंह की ओर ताक रहा था। आह, ये मेरे खेतों के कमाने वाले, मेरे जीवन के आधार, मेरे अन्नदाता, मेरी मान मर्यादा की रक्षा करने वाले, जिनके लिए पहर रात से उठकर छांटी काटता था, जिनके खली दाने की चिंता अपने खाने से ज्यादा रहती थी, जिनके लिए सारा दिन हरियाली उखाड़ा करता था, ये मेरी आशा की 2 आंखें, मेरे इरादों के 2 तारे, मेरे अच्छे दिनों के 2 चिन्ह, मेरे 2 हाथ अब मुझसे विदा हो रहे हैं। जब मंगल सिंह ने रुपए गिनकर रख दिए और बैलों को लेकर चले, तब गिरधारी उनके कंधों पर सिर रखकर खूब फूट फूट कर रोया। जैसे कन्या मायके से विदा होते समय माँ बाप के पैरों को नहीं छोड़ती, उसी तरह गिरधारी इन बैलों को न छोड़ता था। सुभागी भी दलान में पड़ी रो रही थी और छोटा लड़का मंगल सिंह को एक बांस की छड़ी से मार रहा था। रात को गिरधारी ने कुछ खाया नहीं, बस चारपाई पर पड़ा रहा। सवेरे सुभागी चिलम भरकर ले गई तो गिरधारी चारपाई पर नहीं था। उसने समझा कहीं गए होंगे, लेकिन जब 2-3 घड़ी दिन चढ़ाया और वो ना लौटा तो उसने रोना धोना शुरू कर दिया। गांव के लोग जमा हो गए, चारों ओर खोज होने लगी, पर गिरधारी का पता न चला। संध्या हो गई थी, अंधेरा छा रहा था। सुभागी ने दिया जलाया और बैठी द्वार की ओर ताकने लगी कि सहसा उसे पैरों की आहट मालूम हुई। सुभागी का हृदय धड़क उठा। वो दौड़कर बाहर आई, इधर उधर ताकने लगी। उसने देखा कि गिरधारी बैलों की नान के पास सिर झुकाए खड़ा है। सुभागी बोल उठी, घर आओ, वहां खड़े क्या कर रहे हो? आज सारे दिन कहां रहे? ये कहते हुए वो गिरधारी की ओर चली। गिरधारी ने कुछ उत्तर न दिया। वो पीछे हटने लगा और थोड़ी दूर जाकर गायब हो गया। सुभागी चिल्लाई और मूर्छित होकर गिर पड़ी। दूसरे दिन काले का दीन हल लेकर अपने नए खेत पर पहुंचे। अभी कुछ अंधेरा था। वो बैलों को हल में लगा रहे थे कि यकायक उन्होंने देखा कि गिरधारी खेत की मेड़ पर खड़ा है। वही मिर्जई, वही पगड़ी, वही सोटी। काले का दीन ने कहा, अरे गिरधारी, मर्दे आदमी, तुम यहां खड़े हो? और बेचारी सुभागी हैरान हो रही है, कहां से आ रहे हो? ये कहते हुए बैलों को छोड़कर गिरधारी की ओर वो चला। गिरधारी पीछे हटने लगा और पीछे वाले कुएं में कूद पड़ा। काले का दीन ने चीख मारी और हल बैल वहीं छोड़कर भागा। सारे गांव में शोर मच गया। लोग नाना प्रकार की कल्पनाएं करने लगे। काले का दीन को गिरधारी वाले खेतों में जाने की हिम्मत नहीं पड़ी। गिरधारी को गायब हुए 6 महीने बीत चुके हैं। उसका बड़ा लड़का अब एक ईंट के भट्टे पर काम करता है और 20 रुपए महीना घर आता है। अब वो कमीज और अंग्रेजी जूता पहनता है। घर में दोनों जून तरकारी पकती है और जौ के बदले गेहूं खाया जाता है। लेकिन गांव में उसका कुछ भी आदर नहीं है। अब वो मजदूर है। सुभागी अब पराये गांव में आए कुत्ते की भांति दुबकती फिरती है। वो अब पंचायत में भी नहीं बैठती। वो अब सिर्फ एक मजदूर की मां है। काले का दीन ने गिरधारी के खेतों से इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि गिरधारी अभी तक अपने खेतों के चारों तरफ मंडराया करता है। अंधेरा होते ही वो मेड़ पर आकर बैठ जाता है और कभी कभी रात को उधर से उसके रोने की आवाज सुनाई देती है। वो किसी से बोलता नहीं, किसी को छेड़ता नहीं। उसे केवल अपने खेतों को देखकर संतोष होता है। दिया जलने के बाद उधर का रास्ता बंद कर दिया जाता है। लाला ओंकारनाथ बहुत चाहते हैं कि वो खेत उठ जाएं, लेकिन गांव के लोग उन खेतों का नाम लेते डरते हैं। ये है एक किसान का संबंध अपने खेतों से, अपनी जमीन से। ऐसा दर्द का रिश्ता जो मर के भी नहीं टूटता। आपने मुंशी प्रेमचंद की ये कहानी बड़े धैर्य से सुनी, बड़े ध्यान से सुनी। आपका आभार।